सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजकुमारी तोमर सरस्वती शिशु मंदिर साकेत मुजफ्फरनगर से कक्षा अष्टम विषय हिंदी की वेला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने मातृभूमि शब्द को जाना, आज का जो प्रकरण है इसको पढ़ाने से पूर्व मातृभूमि शब्द के विषय में थोड़ी सी चर्चा आपके सम्मुख करना चाहूँगी। मातृभूमि शब्द का अर्थ क्या होता है, यह सभी आप भैया बहनों को बताना है। मातृभूमि शब्द का अर्थ, हाँ जी, मातृभूमि शब्द का अर्थ स्वदेश, एक भैया ने बताया स्वदेश, बहुत अच्छा। और भी इसके अन्य अर्थ हो सकते हैं। जन्मभूमि, यानी कि जिस स्थान पर हम जन्म लेते हैं उसे हम जन्मभूमि कहते हैं। तो भैया बहनों बताइए कि हमने जिस देश में जन्म लिया है उस देश का क्या नाम है? जिस देश में हमने जन्म लिया है उस देश का क्या नाम है? भारत। बहुत सुंदर, आपका उत्तर सही है। और हमारे भारतवर्ष की जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं अनगिनत हैं। जैसे कि हमारी जो संस्कृति की विशेषता है आध्यात्मिकता है, निरंतरता है, अनेकता में एकता के दर्शन हमारी संस्कृति में होते हैं। तो आज हम अरुण यह मधुमेह देश हमारा इस प्रकरण को पढ़ेंगे और अपनी संस्कृति के विषय में विस्तृत रूप से जानेंगे। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह कविता जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित उनके सुप्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से उद्धृत है। इसका शीर्षक है कार्नेलिया का गीत। और इस कविता में भारत देश की गौरव गाथा का वर्णन किया गया है। और हमारे देश की क्या विशेषता है कि पक्षी भी घोंसले की कल्पना कर जिस ओर मुंह करके उड़ते हैं वह है हमारा प्यारा भारत वर्ष। और अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता है। सही मायने में हमारे देश की यही पहचान है। कार्नेलिया का गीत, कार्नेलिया यानी कि बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया तो भारत के अनेक स्थलों को जीतकर जब वह वापस जाने लगा तो वो जो उसका सेनापति था सेल्यूकस, वह उसे भारत में ही छोड़ करके गया। तो उसी की पुत्री थी कार्नेलिया जो सिंधु नदी के तट पर बैठी है और भारतीय संस्कृति और वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर प्रभावित हो जाती है और तब इस गीत को गाती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो आज हम पढ़ते हैं इस कविता को, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, और इसकी व्याख्या को समझेंगे। लेकिन व्याख्या को समझने से पूर्व हमें जानना होगा कि व्याख्या लिखते समय हमें किन किन शीर्षकों का ध्यान देना आवश्यक होता है। तो सबसे पहला बिंदु है संदर्भ। सबसे पहला बिंदु बच्चों, जब हम व्याख्या करते हैं किसी भी कविता की तो संदर्भ आता है। संदर्भ में बताना होता है कवि का नाम, पाठ का नाम आदि। जैसे कि इसी कविता को लीजिए, तो जब हम इसका संदर्भ लिखेंगे तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक उदिता के पाठ 4 अरुण यह मधुमेह देश हमारा से उद्धृत है। इसके जो रचयिता हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा बिंदु है प्रसंग, यानी कि प्रसंग में हम कब किसने क्या कहा ये सब बातें आती हैं। जैसे कि इस कविता को जब हम प्रसंग लिखेंगे कविता में तो कार्नेलिया सिंधु नदी के तट पर बैठी हुई है और भारतीय सौंदर्य और वहाँ की प्राकृतिक छटा को देखकर मोहित हो जाती है और भारत देश को ही अपना देश समझने लगती है और तब इस गीत को गाती है।
इसके बाद आती है व्याख्या, यानी कि उस कविता का भावार्थ। चौथा बिंदु हमारा होता है शिल्प सौंदर्य। उसमें हमें बताना होता है उस कविता में कवि ने किस भाषा का प्रयोग किया है और पर्यायवाची शब्दों का, अलंकारों का, ये सब चीज़ें शिल्प सौंदर्य में हम बताते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस प्रकरण का भावार्थ। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस ताम रस गर्भ विवाह पर नाच रही तर शिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरु धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल, बनते जहाँ भरे करुणाजल। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। तो बच्चों ध्यान से इसकी व्याख्या को समझेंगे। अरुण, अरुण कहते हैं हम, अरुण शब्द का अर्थ होता है लालिमा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यानी कि हमारा जो भारतवर्ष है लालिमा, और मधुमेह कहते हैं मिठास से युक्त। मिठास से युक्त। तो इस पंक्ति का भावार्थ हुआ हमारा भारतवर्ष लालिमा और मिठास से युक्त है, यानी कि हमारा जो भारतवर्ष है वह लालिमा और मिठास से भरा हुआ है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। और क्या है कि यहाँ पर पहुँचकर अनजान यानी कि दूसरे देशों से आए हुए अनजान यात्रियों को भी भारत सहारा देता है। क्षितिज का अर्थ होता है बच्चों धरती के मिलने का स्थान, यानी कि धरती और आकाश ऐसा लगता है कि मिल रहे हैं, लेकिन मिलते नहीं हैं। प्रतीत होता है कि धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं। तो कवि ने बताया है, कार्नेलिया कह रही है इन पंक्तियों में कि हमारे जो भारतवर्ष में अनजान आने वाले यात्रियों को भी सहारा मिल जाता है। सरस तामरस गर्भ विवाह पर, नाच रही तर शिखा मनोहर। सरस कहते हैं बच्चों रस से युक्त, और तामरस शब्द के दो अर्थ होते हैं। तामरस यानी कि तांबे के समान, और कमल, इसका कमल से भी इसका अर्थ लिया जाता है। गर्भ विवाह पर, यानी कि यहाँ पर रस से युक्त कमल खिले हुए हैं। नाच रही तरु शिखा मनोहर। तरु शिखा, तरु कहते हैं वृक्ष, तरु माने वृक्ष। वृक्ष यानी कि जब सूर्य की किरणें इस भारत की भूमि पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वृक्षों के शिखर पर नाच रही हैं। छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। छिटका जीवन हरियाली पर, यानी कि हमारी हरियाली युक्त भारत की भूमि पर जब सूर्य की किरणें आकर के पड़ती हैं तो मंगल कहते हैं मांगलिक, और कुमकुम कहते हैं बच्चों एक लाल रंग का पदार्थ होता है जो शुभ कार्यों में यानी कि पूजा के कार्य में काम आता है। तो इसमें कार्नेलिया कह रही है कि हमारी हरियाली युक्त भूमि पर मांगलिक कुमकुम बिखरा हुआ है। लघु सुर धनु से पंख पसारे। लघु कहते हैं छोटे छोटे, लघु माने छोटे छोटे।
लघु सुरधनुषे पंख पसारे, यानी कि छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान पंखों को फैलाकर। शीतल कहते हैं ठंडी। मलय बच्चों कहते हैं ये पर्वत का नाम है मलय, जो कि दक्षिण में है। और बच्चों यहाँ पर चंदन के पेड़ों की बहुत ही अधिकता है, तो यहाँ से जब हवा आती है तो बड़ी खुशबूदार हवा यहाँ से आती है। तो कार्नेलिया कह रही है कि ठंडी मलय पर्वत से आने वाली ठंडी हवा का सहारा लेकर उड़ते खग बच्चों ये उड़ते हुए पक्षियों से ही नहीं है, इसका अर्थ यानी कि बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए इसका प्रयोग किया गया है। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, यानी कि जिस ओर को पक्षी मुंह करके उड़ते हैं, समझ नीड निज प्यारा, यानी कि वे भारत को ही अपना, निज कहते हैं अपना, नीड माने घोंसला, यानी कि वे भारत को ही अपना घोंसला रूपी घर मानते हैं, यानी भारत को ही अपना घर समझते हैं। बरसाती आंखों के बादल, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। तो भारतीयों की आंखों से जो जल बरसता है बादलों के समान बरसता है, और उनके हृदय में करुणा का जल बहता रहता है। यानी कि जो हमारे भारतीय हैं वे, जो उनके अंदर करुणा का जल होता है, वो किसी के भी दुख को देख करके दुखी होते हैं और उस दुख को दूर करने की चेष्टा करते हैं, दूर करने का प्रयास करते हैं। लहरें टकराती, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, यानी कि यहाँ पर बच्चों आया है अनंत शब्द। यह अनंत यानी कि जिसका कोई अंत न हो। अनंत का अर्थ है, यह समुद्र का भी पर्यायवाची है अनंत। तो जब विशाल समुद्र की लहरें जब आपस में टकराती हैं तो ये वे लहरें भी यहाँ आकर के किनारा पा लेती हैं, यहाँ आकर के शांत हो जाती हैं। हेम कुंभले उषा सवेरे, हेम कुंभ कहते हैं बच्चों सोने का घड़ा। सोने का घड़ा सूर्य के रूप में। हेम कुंभले उषा सवेरे, हेम कुंड यानी कि सोने के उषा रूपी सुंदरी सूर्य रूपी सोने के घड़े में सुखों को भरकर लाती है और इस पृथ्वी पर लुढ़का देती है, यानी कि बिखेर देती है। मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। मदिर, ये बच्चों आप इस शब्द को मंदिर मत समझ लेना, ये टेम्पल वाला मंदिर नहीं है, ये है मदिर। मदिर यानी कि मस्ती में, मस्ती में झूमते हुए। तो जब आपने देखा होगा जब रात्रि में आसमान में तारे चमकते हैं और जैसे ही सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो तारे ऊँघते से दिखाई देते हैं, यानी कि जैसे ही सूर्य निकलता है तारे छिपने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये मैंने आपको बताया भावार्थ। अब आता है शिल्प सौंदर्य। तो प्रसाद जी ने इस कविता में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया है। संस्कृत निष्ठ यानी कि तत्सम शब्दों का, और इसमें गेयता का गुण विद्यमान है। गेयता यानी कि हम इस कविता को संगीत के द्वारा भी गाकर भी सुना सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। संगीतात्मकता, गेयता का अर्थ है संगीतात्मकता। दूसरा है इसमें माधुर्य गुण विद्यमान है। इसमें बहुत सारी जगह अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जैसे हेमकुंड में रूपक अलंकार है। तो ये हमने जाना इसका भावार्थ। इसके बाद हम कवि का साहित्यिक परिचय संक्षिप्त रूप में जानेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 को उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। उन्होंने विधिवत शिक्षा केवल 8वीं तक ही प्राप्त की। शिक्षा द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं का
गहन अध्ययन किया। लेखन कार्य में भी उनकी बहुत अत्यधिक रुचि थी। वेदों और उपनिषदों में उनका विशेष चिंतन मनन रहा। साहित्य की विभिन्न विधाओं में उनकी लेखनी निरंतर चलती रही। अब उन्होंने काव्य जो रचनाएं की हैं उनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। उनके काव्य थे झरना, लहर, आंसू, कामायनी, कुसुम आदि। और जो उनके नाटक थे राज्यश्री, अजात शत्रु और चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक का ही यह कविता चंद्रगुप्त नाटक का अंश है। तो चंद्रगुप्त नाटक, स्कंदगुप्त आदि थे। कहानी संग्रह, उनका जो कहानी संग्रह था छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि। सन 1937 में साहित्य के यह देवता चिर निद्रा में लीन हो गए। तो ये हमने संक्षिप्त रूप से साहित्यिक परिचय कवि का जाना। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद जी ने भारत की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। यानी कि जो कार्नेलिया का गीत कविता है उसमें कवि ने किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है। तो क्या क्या विशेषताएं यहाँ की, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वे सबसे पहले आकर के पड़ती हैं। और जो यहाँ के लोग हैं वे करुणा से भरे हुए हैं और वो किसी के भी दुख को देख करके दुखी होते हैं और उस दुख को दूर करने की चेष्टा करते हैं। दूसरा, उड़ते खग और बरसाती आंखों में बादल में किस विशेष अर्थ व्यंजित होता है। उड़ते खग यानी कि जो बाहर से आने वाले यात्री हैं, तो और बरसाती आंखों में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। कवि की दो रचनाएं के नाम लिखिए, बताइए। आंसू, झरना, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। कवि ने कविता में किस अवस्था का वर्णन किया है, यानी कि इस कविता में कवि ने किस अवस्था का वर्णन किया है। तो इस कविता में प्रातःकालीन अवस्था का कवि ने वर्णन किया है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि इस पंक्ति का भाव बताइए। जहां पहुंच अनजान, तो ये मैंने पहले भी बताया। जहां यानी कि भारतवर्ष अनजान व्यक्तियों के यानी कि बाहर से आने वाले यात्रियों को भी सहारा देता है, आश्रय देता है। तो ये हमने इस कविता का विस्तृत रूप से व्याख्या, साहित्यिक परिचय, अभ्यास प्रश्न हमने जाने। आशा करती हूँ कि आपने इन सब को अच्छी तरह से समझा होगा। धन्यवाद।